विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो हमारे तथ्य है, जो आंतरिक संरचना के संदर्भ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों के बारे में हमने अध्ययन किया। प्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से हमने जाना कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, लेकिन प्रत्यक्ष स्रोतों में हम देखें तो प्रत्यक्ष जो खुदाई है वो 12 किलोमीटर कोला प्रायद्वीप में। इसके अतिरिक्त हम देखें तो हमारे पेट्रोलियम भंडार है, उनके लिए या पेट्रोलियम पदार्थों को प्राप्त करने के लिए खुदाई की गई। उसके अतिरिक्त हम दाब, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण के आधार पर जानते हैं कि जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारा पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो कैसा है। और भूकंप और ज्वालामुखी के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से जाना कि जिस प्रकार से उद्गार आ रहे हैं, जिस प्रकार से हमारी भूकंपीय तरंगें चल रही है, तो उस आधार पर हमने जाना कि पृथ्वी का आंतरिक धरातल कैसा है या आंतरिक भाग कैसा है। इसी श्रृंखला में आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों के मत है, जिसमें एक मत आपका है स्वेस। एडवर्ड स्वेस ने कहा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको हम 3 परतों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सियाल, दूसरा है सीमा, तीसरा है निफे। सियाल जो परत है वो सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी है। सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी है। पृथ्वी की ऊपरी पट्टी है, ये भंगुर है, बदलाव इसमें होता रहता है और इसका जो घनत्व है वो 2.7 से 2.9 तक है। गहराई की बात करें तो इसकी गहराई, जैसे मान लो कि इस जिसे हम पढ़ रहे हैं IUGG जो है संस्था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने जो ये वर्गीकरण दिया, इसके दौरान तो आपका जो सियाल और सीमा का भाग है ये टोटल भाग अधिकतम कितना किलोमीटर गहरा है? 70 किलोमीटर गहरा है। कितना है? अधिकतम 70 किलोमीटर गहरा है। अब इसकी गहराई की बात करें तो 30 किलोमीटर और ये लगभग कितनी है? 70 किलोमीटर। कहने का मतलब सियाल और सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम मिला है और इस परत का घनत्व 4.7 तक है। और सियाल और सीमा में आपके महाद्वीप और महासागर दोनों निर्मित है। महाद्वीप और महासागर दोनों निर्मित है। और ये जो आंतरिक भाग है, जो निफे है, इसके माध्यम से बताया कि जो निचली परत है वो क्या है? मेंटल है। निचली परत है वो क्या है? मेंटल है। और इसके बाद जो है वो क्या है? क्रोड है, पढ़ेंगे। तो इसने तो बोला कि 3 परत है। स्वेस ने तो क्या कहा? 3 परत है। एक बार स्वेस का वर्गीकरण देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि 3 परत है। पहली है सियाल, दूसरी है सीमा और तीसरी है निफे। स्वेस ने कहा और इस संस्था ने कहा, दोनों में अंतर है। स्वेस ने कहा कि सियाल है जो लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पे है और इस सियाल जो परत है, इस सियाल परत का सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित है। 2.7 से 2.9 तक क्या है इसका घनत्व पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो दूसरी परत है आपकी सीमा। सीमा परत की जो गहराई है इन्होंने बताई कि 1000 से 2000 किलोमीटर की गहराई है, जबकि इन्होंने क्या कहा? इसकी गहराई कितनी है? मात्र 70 किलोमीटर। और घनत्व भी कितना है? 4.7 से 4.9। सिलिका और मैग्नीशियम जैसे पदार्थों से निर्मित है। तीसरी बताया कि तीसरी परत है वो कौन सी रूप में है? ठोस रूप में है। और ये आपके पृथ्वी के केंद्र तक 6371 या 6378 किलोमीटर तक है। इसमें निकिल और फेरस जैसे भारी धातु है। और घनत्व की बात करें तो 11 से 13 किलोमीटर क्या है इसका घनत्व पाया जाता है। तो स्वेस ने तीन प्रमुख आपकी परतों के आधार पर पृथ्वी का विभाजन किया, आंतरिक संरचना का। स्वेस के बाद ये आपके कोर्स में अभी एनसीईआरटी में नहीं है, आपके राजस्थान बोर्ड में स्वेस का वर्गीकरण भी था।
जबकि एनसीईआरटी में ये नहीं है, इसलिए मैं इसको आपको ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा। इस सामान्य जानकारी हमने प्राप्त की है कि स्वेस ने आपके जो वर्गीकरण है उसमें कितनी परतें बताई, 3। सियाल सबसे ऊपरी है, सीमा उसके नीचे वाली परत है, और जो निफे है वो आंतरिक परत है। सियाल को सीमा पर तैरता हुआ बताया है। सियाल और सीमा है वो आपके दोनों महासागर और महाद्वीप के भाग बताए हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। ये आधुनिक मत है पृथ्वी की संरचना के बारे में, या भूकंप विज्ञान के आधार पर दिया गया मत है। और इसके आधार पर हम देखें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। एक तो है भूपरपट्टी या क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है क्रोड। भूपरपट्टी या क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है क्रोड। तो भूपरपट्टी है जिसकी गहराई 30 से अधिकतम कितनी है, 70 है। वैसे माना है इसने कितना, 30 किलोमीटर, और 30 से लेके और आपके 2900 किलोमीटर तक क्या है आपकी मेंटल है, और 2900 से लेके 6371 किलोमीटर तक की क्या है आपके कोर है। क्या है, कोर है। अब इनके आयतन की और द्रव्यमान की मैं बात करूं तो जो मेंटल है उस भूपरपट्टी का आयतन है कंप्लीट में कितना है, 0.5 से 1%। यानी आयतन का, पूरी परतों के आयतन का 0.5 से 1% तक आपकी कौन सी परत है, आपकी भूपरपट्टी है। क्या है, भूपरपट्टी है। इसके बाद हम बात करें कि जो दूसरी है कौन सी, मेंटल। जो मेंटल है उसका जो भाग है वो कितना है, 83, आयतन का कितना है, 83%, 83.5%। और आपके कोर है, कोर का कितना है आयतन का, 16%। कोर का कितना है, 16%। और द्रव्यमान की मैं बात करूं तो द्रव्यमान में भूपरपट्टी का द्रव्यमान जो हल्के पदार्थों से निर्मित है वो कितना है, 0.2%। और मेंटल का द्रव्यमान है 67.8%। और आपके कोर का जो द्रव्यमान है कितना, 32%। तो ये आपके द्रव्यमान और आयतन की बात है। कुल मिला के बाद यहाँ सिद्ध होती है कि सबसे ज्यादा भाग है वो कौन सी परत में है, द्रव्यमान और आयतन का, वो आपकी मेंटल परत में है। कौन सी परत में है, मेंटल परत में है। क्योंकि मेंटल की हम गहराई की बात करें तो मेंटल की गहराई आपके 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। 30 से 2900 किलोमीटर तक क्या है, मेंटल की गहराई पाई जाती है। अब एक बार इन परतों को देखते हैं। सबसे पहले 30 किलोमीटर जो भाग है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। और इस क्रस्ट के भाग है क्रस्ट, और मेंटल का जो ऊपरी भाग है उसमें कहां तक, 100 किलोमीटर तक। कहां तक, 100 किलोमीटर तक आपके महाद्वीप और महासागरीय परपट्टी का निर्माण होता है। महाद्वीप और महासागरीय परपट्टी का निर्माण होता है। तो इसको हम लिथोस्फीयर, क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर या स्थलमंडल बोलते हैं। 0 से 100 किलोमीटर तक की पट्टी को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर या स्थलमंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर या स्थलमंडल कहते हैं। ये परपट्टी है वो जो ठोस पदार्थों की है। जो कैसे हैं, ठोस पदार्थ है जो हमारे पृथ्वी के जो महाद्वीपीय क्षेत्र है और पृथ्वी के आपके महासागरीय क्षेत्र है। तो महाद्वीपीय क्षेत्रों में हम बात करें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसकी बात करें तो यहाँ लगभग गहराई कितनी है, 70 किलोमीटर है। कितनी है, 70 किलोमीटर। और महाद्वीप में लगभग ये कितनी है, 30 किलोमीटर। और महासागर में ये लगभग कितनी है, 6 से 7
किलोमीटर। यानी कहने का मतलब ये तो आपके पर्वत हो गया, ये आपके स्थलीय भाग हो गया और ये आपके क्या हो गया, समुद्र। अब यहाँ जो इस परत की मोटाई है वो अधिकतम कितनी है, 70 किलोमीटर। यहाँ पे लगभग कितनी है, 30 किलोमीटर। और यहाँ पे कितनी है, लगभग 6 से 7 किलोमीटर। तो ये आपकी स्थलमंडल की गहराई है अलग अलग ऊंचाइयों पर, अलग अलग ऊंचाइयों पर। तो स्थलमंडल जो है, स्थलमंडल को हम 0 से 100 किलोमीटर तक की गहराई का मानते हैं, जिसमें आपके महाद्वीप और महासागरीय दोनों रूपरेखाएं आती है। इसके बाद में बात करूं आपके दूसरी परत, दूसरी परत आपके 0 से 30 ही माना है। आपके क्रस्ट, क्रस्ट को 0 से, ये 0 से 30 ही है, क्या है, क्रस्ट, क्रस्ट है 0 से 30। और 30 के बाद में सारा मेंटल आ गया। मेंटल को 0 से लेके और 200 तक, ये तो है आपका अपर मेंटल। कौन सा है, अपर मेंटल। 200 से 700 तक ये मेंटल है और 700 से ये 2900 यानी 2900 तक आपका क्या है, लोअर मेंटल है। तो मेंटल के 3 भाग कर दिए, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। अब बात करें 100 से 200 तक की परत है, 100 से 200 तक की परत है। इसमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो लचीले हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक परत के भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक परत भी कहते हैं। इन पदार्थों की जो उपस्थिति है, इसके कारण इस मंडल को हम क्या बोलते हैं, एथोस्फेयर। एथोस्फेयर या एथोस्फेयर का मतलब होता है, एथोस्नो जो लैटिन भाषा का शब्द है उसका मतलब है दुर्बल। क्या है, दुर्बल। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, दुर्बलता मंडल। एथोस्फेयर को क्या बोलते हैं, दुर्बलता मंडल। ये दुर्बलता मंडल है, यहाँ पर आपके जितने भी ज्वालामुखी उद्गार होते हैं वो इसी परत से होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार किससे होते हैं, एथोस्फेयर से होते हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें आपके दुर्बलता मंडल जो है, वहां पे जो आपके भूकंपी तरंगे हैं उनका वेग क्या होता है, निम्न हो जाता है। क्या होता है, निम्न मतलब कम। तो कम वेग होता है, तो इस मंडल को हम क्या बोलते हैं, लो वेलोसिटी जोन। क्या बोलते हैं, लो वेलोसिटी जोन, यानी भूकंप की तीव्रता की निम्न गति वाला मंडल। भूकंप की तीव्रता की निम्न गति वाला मंडल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पदार्थ कैसा है, वो प्लास्टिक रूप में है, गाढ़ा भी नहीं है और क्या है, बिल्कुल ज्यादा लचीला भी नहीं है। जैसे ही दबाव बढ़ता है फैल जाता है और जैसे ही दबाव घटता है ये सिकुड़ जाता है। और इसी के कारण यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार सर्वाधिक होते हैं और भूकंपीय हलचलें भी यहाँ पे उत्पन्न होती है। साथ ही साथ यह वह मंडल है जहाँ पे आपकी संवहन धाराएं, क्या, संवहन धाराएं, उनकी उत्पत्ति भी होती है। कौन से मंडल में, आपके दुर्बलता मंडल में। कौन से मंडल में, दुर्बलता मंडल में। कहां से कहां तक है, 100 से 200 किलोमीटर तक। कौन सा मंडल है, दुर्बलता मंडल है। इस दुर्बलता मंडल की कई विद्वान हैं वो 400 किलोमीटर की गहराई भी मानते हैं। इस दुर्बलता मंडल के बाद हम देखें तो 200 से 700 तक का भाग है, कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में है। 100 से 200 तक का भाग है आंशिक रूप से प्लास्टिक अवस्था में है। 30 से जो आपके 100 वाला है, जो महासागरीय क्षेत्र है, आंशिक रूप से तरल अवस्था में है। ऊपरी भाग वो है वो ठोस अवस्था में है, 30 वाला ठोस अवस्था में है। इसके बाद आंशिक तरल अवस्था में है। 100 से 200 वाला प्लास्टिक रूप में है और 200 से 700 वाला क्या है, आपके ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब 700 से 2900 तक ये भाग भी क्या है, ठोस अवस्था में ही आपको देखने को मिलता है। ये आपका लोअर मेंटल है जो सिलिका और मैग्नीशियम से, जो सुरेश ने बताया था। ये जो परत है उसके बाद आपकी जो परत आती है उसको हम बोलते हैं ऊपरी कोर। क्या बोलते हैं, ऊपरी कोर। ऊपरी कोर या ऊपरी क्रोड,
ये ऊपरी कोर है वो आपके कौन सी अवस्था में है? तरल अवस्था में। कौन सी अवस्था में है? तरल अवस्था में। पढ़ेंगे कैसे। और जो निचला कोर है वो कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो घनत्व है इनका वो किस प्रकार से है। तो घनत्व 2.7 से 3, जो आपके क्रस्ट है उसका घनत्व कितना है? 2.7 से 3। और जो मेंटल है उसका घनत्व कितना है? 3 से 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। और जो इनर और आउटर कोर है उनका घनत्व है 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये क्या है? इनका घनत्व है। अब आप बोलोगे कैसे हम पता लगाते हैं कि किस प्रकार से कौन सा पदार्थ कैसा है। तो इसके लिए जो भूकंपीय तरंगे हैं उन भूकंपीय तरंगों के संचालन के आधार पर, संचालन के आधार पर हम पता लगा पाते हैं कि हमारा आंतरिक भाग कैसा है। तो सबसे पहले जो क्रोड है, क्रोड का ऊपरी भाग, यानी ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड, इसके बीच में जो पदार्थ है उसके दौरान भूकंपीय तरंगों में अचानक क्या है? वेग आ जाता है। तो इस कारण से आपके ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड के मध्य एक भूकंपीय तरंगों के वेग में जो अंतर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक शब्द आता है क्या? असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी बोल दो या असंबद्धता बोल दो। लगातार आप दौड़ रहे हो और आपके दौड़ते दौड़ते आपके मार्ग में कोई वस्तु आ गई और या कोई ऐसा अवरोध आ गया, उस अवरोध के कारण आपकी गति अचानक रुकती है, फिर आप दौड़ते हो तो आपकी गति में बदलाव आ जाएगा। और ये बदलाव ही क्या है? डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब है फिर आपकी लगातार जो बदलाव था उसमें कुछ न कुछ क्या हो गया? अवरोध आ गया। तो ये असंबद्धता, ये असंबद्धता जो है, डिसकंटिन्यूटी जो है, जो आपके ऊपरी क्रोड, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में आती है, उस डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? कोनार्ड। क्या नाम लेंगे? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। कौन सी को? आपके ऊपरी क्रोड और ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य कौन सी है? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद जब आपका क्रस्ट है और ऊपरी मेंटल है, ये ऊपरी मेंटल है और क्रस्ट है, उसके बीच में जो बदलाव आता है, उसके बीच में बदलाव आता है निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में जो बदलाव आता है, तो उसके लिए मोहरोविक ने 1909 में जाना। इस कारण से इस डिसकंटिन्यूटी को एक बार इधर लिख देता हूं मैं। ये समझ में आ गया? असमता क्या होता है? असमता क्या होती है? भूकंपीय तरंगों में अचानक जो बदलाव आता है, अंतर आता है, वही क्या है? डिसकंटिन्यूटी है, असमता है। जो ऊपरी क्रोड, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी आई उसका नाम तो क्या है? कोनार्ड। क्या है? कोनार्ड। और दूसरा आपके ऊपरी निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, इसमें आई, ये तो मेंटल का ऊपरी भाग और ये निचला क्रस्ट है, इसके बीच में आई तो इसे क्या बोलते हैं? मोहोरोविक या मोहो असमता या मोहो
कंटिन्यूटी। फिर इसके बाद जब ये दुर्बल मंडल था और ये ठोस आ गया, तो 700 किलोमीटर में जो दुर्बल और ठोस के बीच में जो बदलाव है, इसके कारण जो डिसकंटिन्यूटी आई, इसको बोल सकते हैं हम निचले मेंटल व मध्य मेंटल के बीच, या इसको मेंटल भी बोल सकते हैं, निचले मेंटल और मध्य मेंटल के बीच, इसको बोलते हैं रेपिटी। क्या बोलते हैं? रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद आपके जब 2900 किलोमीटर है, ये ठोस है ऊपर वाला, और ये क्या आ गया? ये आपके दुर्बल था, ये ठोस आ गया। 200 वाला जो था क्या था? दुर्बल था, और ये भी क्या ठोस था, लेकिन इसमें बदलाव आ गया। ये ठोस था 200-700, ये भी क्या ठोस है, लेकिन तत्वों में बदलाव आ गया। इस कारण से आपके 2900 किलोमीटर से लेके और आगे वाला जो 5150, ये कौन सी अवस्था में है? तरल अवस्था में है। तो यहाँ पे जो बदलाव आया 2900 किलोमीटर पे, तो इसमें गुटेनबर्ग ने, यानी निचला क्रोड, निचला मेंटल व ऊपरी क्रोड, निचला मेंटल व ऊपरी क्रोड, निचला मेंटल व ऊपरी कोर, इसके बीच में है, उसको क्या बोलते हैं? 2900 किलोमीटर की गहराई पे, ये आपके 700 किलोमीटर की गहराई पे, ये आपके 30 किलोमीटर की गहराई पे, और ये आपके उसके मध्य है। तो 2900 किलोमीटर की गहराई पे जो आया, उसको बोलते हैं हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे इसको? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और ये 700 वाला है, इसको क्या बोलेंगे? रेपिटी। और ये 30 वाला है, उसको क्या बोलेंगे? मोहो। और ये कोनार्ड, ये कोनार्ड, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और इसके बाद जो ये तरल था, ये ठोस है, तो यहाँ पे आए, उसको क्या बोलते हैं? यानी निचला क्रोड और ऊपरी क्रोड, यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी आई, उसको हम बोलते हैं 5150 में, इसको बोलते हैं क्या? लेहमैन, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। निचला क्रोड और ऊपरी क्रोड के बीच की कंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि सामान्य अर्थ देखेंगे कि जब भूकंपीय तरंगे हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चला करती है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आधार पर, क्योंकि भूकंपीय तरंगों का स्वभाव अलग है, ठोस द्रव गैस, जैसे देखें तो ऊपरी जो अपना क्रोड है, वहाँ क्रोड में भूकंपीय तरंगे हैं, उनकी गति 6.1 से बढ़ के 6.9 जाती है। मेंटल में यह गति 7.9 से लेके 8.1 तक हो जाती है। और क्रोड में देखें तो ये ठोस है क्रोड, यहाँ पे गति आपकी 13 से 16 तक हो जाती है, प्रति किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो ये गति बढ़ रही है, ये गति बढ़ रही है, वो इन पदार्थ की संरचना के आधार पे है, उसी को क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। पी तरंग सब में चलेगी, एस तरंग इस तरल पदार्थ, तरल जो है आपकी परत है, उसमें जाके विलुप्त हो जाएगी। एस क्या है? यहाँ पे क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। तो ये डिसकंटिन्यूटी समझ में आ गया होगा कि भूकंपीय तरंगों का पृथ्वी की आंतरिक संरचना में विभिन्न परत संरचना के आधार पर गति में बदलाव लाना क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। तो हमने ऊपरी क्रस्ट, निचले क्रस्ट के बीच में कौन सी? कोनार्ड है। निचला क्रस्ट ऊपरी मेंटल के बीच में मोह है। निचले मेंटल मध्य मेंटल के बीच में आपकी 700 किलोमीटर में रेपिटी है। और निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड है, इसमें गुटेनबर्ग है। और निचला क्रोड और ऊपरी क्रोड उसके बीच में कौन सी है? लेहमैन। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो 3 परतों में बांटी IUGGC ने। एक तो क्या नाम था? क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा क्रोड। क्रस्ट के 2 भाग कर दिए, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ठीक है। क्रस्ट में आपके क्रस्ट से लेके 100 किलोमीटर जो ऊपरी मेंटल है उसको लिथोस्फीयर कहा। 100 से 200 वाले को क्या कहा? दुर्बलता मंडल कहा।
अब इसकी बात मैं करूं कि आप जो मेंटल है उसके 3 भाग कर दिए, ऊपरी मेंटल, मेंटल और निचला मेंटल। क्रोड के भी कितने भाग कर दिए, ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड। पदार्थ के आधार पे ये कैसा है, तरल है, ये कैसा है, ठोस है। ये कैसा है, लोअर वाला ठोस है। ये कैसा है, ठोस है। ये कैसा है, दुर्बल है। कैसा है, दुर्बल है, प्लास्टिक है। और इससे ऊपर वाला क्या है, आंशिक रूप से तरल है। और ऊपर वाला क्या है आपके, ये तो महासागर आ गया, और ये क्या आ गया, महाद्वीप आ गया। ये कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में। तो विद्यार्थियों, आज हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया। इसके साथ ही ये जो आपका जो पाठ्यक्रम के अनुसार जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन के साथ हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।